हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, इस चैनल के ऊपर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का 2 लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। आज तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है तो उस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट करता है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों को डिस्कस करना है कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम लोग। पहले एक बार स्टूडेंट्स नियम की चर्चा कर लेते हैं कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहां एग्जिस्ट करेगा या फिर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम एक बार चर्चा कर लें आपसे कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होने पर हम लोग किस तरह से ऑप्टिमम वैल्यू का डिस्कशन करते हैं। तो मान लीजिए कि यह आपका कोई फिजिबल रीजन है किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, जो इस तरह का आया है आपका। ठीक है, यह फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, देख पा रहे हैं आप। तो अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा स्टूडेंट्स तो उस केस में भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो उस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता भी है या नहीं भी कर सकता है। तो सबसे पहले अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो वह कहां करेगा? तो वह इन कॉर्नर पॉइंट्स पर करेगा। वह जब भी करेगा तो कॉर्नर पॉइंट्स पर करेगा। अगर कॉर्नर पॉइंट्स का नाम हमने ए बी सी दिया है तो अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो वह ए बी या सी पर करेगा। लेकिन हो सकता है कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होने के केस में कभी कभी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे। तो आप कहिएगा कि किस केस में नहीं करेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो इनइक्वेशंस होता है उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद पता चला कि फिजिबल रीजन हमारा अनबाउंडेड है। तो हमें क्या करना होता है कि पहले तो प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। इन तीनों में से किसी न किसी कॉर्नर पॉइंट पर जो भी ऑब्जेक्टिव हो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अगर मैक्सिमाइज करना है तो कि तीनों में से किसी न किसी कॉर्नर पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। उस मैक्सिमम वैल्यू का वह मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करते हैं हम कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमको आया, जो मैक्सिमम वैल्यू आया हमें, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा हमको, ठीक है, उस मैक्सिमम वैल्यू का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे यहां एक एग्जांपल हम लिखे हुए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू -x+2y। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा उस लीनियर एक्सप्रेशन का इस मैक्सिमम वैल्यू के साथ ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है तो हम पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे कॉर्नर पॉइंट पर। किसी न किसी कॉर्नर पॉइंट पर हमको सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा, जो बड़ा वैल्यू मिलेगा उसको मैक्सिमम वैल्यू मानेंगे और उस मैक्सिमम वैल्यू का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व लीनियर एक्सप्रेशन के साथ ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी बनाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना हो, और लेस देन की इनइक्वालिटी बनाते हैं अगर ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज करना हो। तो जैसे इसमें हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है -x+2y, इसका ग्रेटर देन
मैक्सिमम वैल्यू के साथ, मैक्सिमम वैल्यू अगर m है तो ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू के साथ हम इनइक्वलिटी बनाएंगे और इस इनइक्वेशन का फिर से इसी ग्राफ पेपर पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर इस इनइक्वेशन का और पहले से ऑब्टेन्ड फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं, एक तो इस लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बनेगा और दूसरा पहले से हमारे पास फिजिबल रीजन है, एक सॉल्यूशन सेट है। अगर इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन होगा तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इस लीनियर इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है और पहले से जो फिजिबल रीजन हमारे पास है इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा तो उस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और पहले से जो मैक्सिमम वैल्यू आया हुआ होगा कॉर्नर पॉइंट्स पर वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होने पर यही एक्स्ट्रा काम हमको करना होता है। फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड होता है तब तो फिजिबल रीजन बाउंडेड है, फिजिबल रीजन को फाइंड करते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, जहां वैल्यू मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हुआ तो उतना काम तो हम करेंगे ही, प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, जहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसको हम मैक्सिमम वैल्यू एज ए आंसर नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि उस मैक्सिमम वैल्यू का जो लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा उसके साथ इनइक्वलिटी बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है तो ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू के साथ, और अगर ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करना है तो लेस देन मिनिमम वैल्यू के साथ इनइक्वेशन बनाएंगे। उस इनइक्वेशन का इसी पर फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है और पहले से जो फिजिबल रीजन हमारा है इसमें अगर कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा, कोई भी कॉमन वैल्यू आएगा तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इसका सॉल्यूशन और पहले से जो फिजिबल रीजन है उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा तो उस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और पहले से जो आया हुआ मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए अब इस चीज को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहां हम एक एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। इन एग्जांपल्स के हेल्प से हम समझते हैं कि फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड होगा तो किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां कह रहा है मैक्सिमाइज जेड को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स भी दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y ग्रेटर देन 0। तो अगर हमको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है तो अभी तो हमको यह भी पता नहीं है कि इसका फिजिबल रीजन बाउंडेड आएगा कि अनबाउंडेड आएगा। पहले जो हमारा बेसिक प्रोसेस है उसी के साथ शुरू करेंगे। इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे और फिजिबल रीजन फाइंड करने के बाद अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड आया तो प्रत्येक वर्टेक्स पर जेड का वैल्यू निकालेंगे, जहां वैल्यू मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हुआ तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होने के केस में जो प्रक्रिया हमको करना है वो हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए तो आपको कुछ करना नहीं है। x इज इक्वल टू 3 लाइन बनेगा, x इज इक्वल टू 3 लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है, उसको डायरेक्ट प्लॉट कर लेंगे। तो इसके साथ शुरुआत करते हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इक्वेशन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि x एक्सिस को कहां काटता है, तो y 0 पुट करेंगे तो x 5 आएगा, मींस 5 0 पर x एक्सिस को काटेगा, और x 0 पुट करेंगे तो y भी 5 आएगा, यानी 0 5 पर y एक्सिस को काटेगा। अब दूसरा जो इनइक्वेशन है इसको ले लीजिए। तो दूसरा इनइक्वेशन आपका है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अगर देख लीजिए कि x एक्सिस को कहां काटता है, तो y 0 पुट करेंगे तो x 6 आएगा, मतलब 6 0 पर x एक्सिस को काटेगा, और x 0 पुट करेंगे तो y 3 आएगा, मींस 0 3 पर y एक्सिस को काटेगा। अब
हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन, वैल्यू हमारा गया है 6 तक, तो 6 तक ले लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 5 0 और 0 5, तो पॉइंट दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 5 0 का पॉइंट यहां है और 0 5 यहां है, तो इस दोनों को मिलाते हुए आपको लाइन खींचना है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन सेट चेक करना है। तो सॉल्यूशन सेट जब आप चेक करेंगे तो 0 0 इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो 0 0 अगर इसमें पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है आपको। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो अपोजिट साइड सॉल्यूशन सेट होगा, अपोजिट साइड सॉल्यूशन सेट होगा इसका। देख लीजिए, दूसरा है 6 0 और 0 3, तो 6 0 का पॉइंट यहां है और 0 3 यहां है, तो इस दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन सेट के लिए भी 0 0 इस पर भी लाइन नहीं कर रहा है, तो 0 0 इसमें भी रख के पुट कर ले, चेक कर लेते हैं। तो 0 0 रख के चेक करेंगे तो यहां आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी ये भी फॉल्स हो गया। तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब इसके भी इधर है सॉल्यूशन सेट, इसके भी अपोजिट साइड में है सॉल्यूशन सेट। इसके बाद एक इन इक्वेशन हमारे पास था x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम इक्वेशन बनाएंगे वह बनेगा x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, यह लाइन हो गया हमारा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 जो लाइन होगा वह y एक्सिस के पैरेलल होगा। x इज इक्वल टू 3, उसमें भी कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x 3 से बड़ा किधर होगा? तो दाहिनी ओर होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि कौन सा रीजन आपका फिजिबल रीजन आ रहा है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस की लंबाई थोड़ी बढ़ा लीजिए आप, तो आपको सुविधा होगा। x एक्सिस की लंबाई थोड़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके इधर है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इसके y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो फिजिबल रीजन इसमें आया है वह फिजिबल रीजन कौन सा है? तो फिजिबल रीजन यह आपको दिख रहा होगा, यह आपका फिजिबल रीजन है। तो फिजिबल रीजन अब की बार क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया। तो फिजिबल रीजन जैसे ही अनबाउंडेड हुआ तो पहले घबराना नहीं है, पहले प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक जो इसका वर्टेक्स बनेगा फिजिबल रीजन का, तो फिर फिजिबल रीजन का कौन कौन सा वर्टेक्स बन रहा है? तो एक यहां बन रहा है, एक बन रहा है आपका यहां पर ए, ठीक है, एक यहां बन रहा है, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम दीजिए बी, और एक यहां बन रहा है, इसका नाम दीजिए सी। ए बी सी 3 पॉइंट बन रहा है आपके पास। अब पहले इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ठीक है, और इन पॉइंट्स पर z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वर्टेक्स आपके पास बन रहा है क्या क्या? तो वर्टेक्स आपके पास बन रहा है वर्टेक्स और
वैल्यू ऑफ जेड। वर्टेक्स आपका बन रहा है, ए का कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है आपको, ए का कोऑर्डिनेट है 60, ए का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है 60, बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो बी के लिए देखिए, बी के लिए लाइन कौन कौन सा है आपका, तो 50 और 05, 50 और 05 से पास करने वाला लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा 03 और 60 से पास करने वाला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, पहले हम इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर इसको सॉल्व कर ले तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 1, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी b का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1 4, सॉरी y 1 आया, x 4 आया, मतलब 4 1 4 4 1 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बी का कोऑर्डिनेट निकल गया। सी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है आपको, तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए यह लाइन है आपका x इज इक्वल टू 3, यह है आपका x इज इक्वल टू 3, और यह जो लाइन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x 3 है और x 3 इसमें रख दीजिएगा तो y कितना आ जाएगा 2, मतलब c का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, c का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको 3,2। ठीक है, तो अब आपका b भी निकल गया है। b क्या है आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, इसमें है वर्टेक्स। ठीक है, इसमें हो गया पॉइंट ए 6,0। ठीक है, यहां हो गया बी 4,1 और यहां हो जाएगा सी। ठीक है, सी 3 2 है तो 3,2। ठीक है, अब z का वैल्यू निकालना है, तो z हमारा क्या है, तो z भी यहां बगल में लिख देते हैं, z इज इक्वल टू -x प्लस 2y है। ठीक है, तो 60 अगर पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे तो z का वैल्यू कितना आएगा हमको -6, z का वैल्यू आएगा -6, 6,0। 4,1 रखेंगे तो 4,1 रखेंगे तो -4 प्लस 2 -2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 3 2 रखते हैं तो -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 क्या हो गया, तो -3 प्लस 4 हो गया +1। z को करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, तो z को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा आया 1। तो चूंकि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आया है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू आया है उसके साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है उसके साथ ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी बनानी होती है। तो यही बना लेते हैं हम, यहां पर हम अगर बना लें तो -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां से अगर माइनस से आप कर देते हैं मल्टीप्लाई दोनों तरफ तो x माइनस 2y लेस देन -1 हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लीजिएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखिए कि x एक्सिस y एक्सिस को यह कहां काटता है,
तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहां काटेगा? तो अगर y 0 पुट करते हैं तो x आएगा -1, यानी -1 0 पर यह काटेगा। y 0 पुट किए तो x -1, -1 0 पर x एक्सिस को, और x 0 पुट करेंगे तो x 0 पुट करेंगे तो y आएगा 1/2। ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो y आएगा 1/2, यानी 0 1/2 पर y एक्सिस को काट रहा है। तो -1 0। अब इस दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो इस दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो इधर कहीं होगा -1। ठीक है, यहां हो गया -1 0 का यह पॉइंट, और 0 1/2, तो 0 1/2 का पॉइंट कहां पर होगा? यहां पर होगा। ये हो गया 0 1 है तो बीच में होगा 1/2, यह पॉइंट हो गया -1 0 का, और यह हो गया 0 1/2 का। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम लाइन खींचेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट चेक करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट चेक करेंगे, तो सॉल्यूशन सेट चेक करेंगे तो क्या होगा? 0 0 इस पर लाई नहीं कर रहा है, तो 0 0 अगर इसमें पुट करेंगे तो हमको आएगा 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1, मतलब फॉल्स आ गया स्टेटमेंट। तो फॉल्स आने पर अपोजिट साइड सॉल्यूशन सेट होगा, मतलब इधर का पॉइंट सॉल्यूशन सेट होगा। तो अब ध्यान से देखिए आप कि आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व था उसका मैक्सिमम वैल्यू के साथ ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी बनाई, इसका सॉल्यूशन सेट यह बता रहा है, और फिजिबल रीजन भी हमारा यहां लाई कर रहा है। तो इस रीजन में तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे दोनों में, फिजिबल रीजन में, और इस लीनियर एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू के साथ इक्वेशन बना है इसमें बहुत सारा पॉइंट्स कॉमन हो गया। तो अगर जैसे ही हम देखते हैं कि लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू के साथ जो इनइक्वालिटी बनी है उसका, और फिजिबल रीजन में कुछ भी पॉइंट्स कॉमन आ गया, तो उस केस में हमने क्या कहा है कि उस केस में आपका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां आप आंसर में लिख दीजिए कि since -x plus 2y greater than 1 and feasible region having common points thus maximum value does not exist। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू के साथ जो इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, वह ग्राफ लाइन जैसे ही फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो फिजिबल रीजन को अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका सॉल्यूशन या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा। तो किधर भी अगर सॉल्यूशन होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कॉमन सॉल्यूशन बन जाएगा, और कॉमन सॉल्यूशन बनने पर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यह एक एग्जांपल था हमारा। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल के साथ कुछ और वेरिएशंस भी हमको देखने को मिलेगा, उससे भी हम सीख पाएंगे। जैसे यहां कह रहा है कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इन लीनियर इनइक्वेशंस के हेल्प से इस लीनियर एक्सप्रेशन का हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमाइज करना है। यहां तो मिनिमाइज करना है तो शुरू करते हैं। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जितना सिचुएशन देखेंगे उतना बात ज्यादा समझ में आएगी। अब इसको देख लीजिए कि यह एक्स एक्सिस को कहां काटता है, तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3/2, यानी 3/2 0 पर एक्स एक्सिस को काटेगा। और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आएगा 3 मीन्स 0 3 पर y एक्सिस को काटेगा। इसी तरीके से x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, अब इसमें अगर हम y 0 पुट करते हैं तो x 6 आएगा, मतलब 6 0 पर x एक्सिस को काटेगा। और x 0 पुट करेंगे तो y 3 आएगा, मीन्स 0 3 पर y एक्सिस को काटेगा। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं x x डैश y y डैश 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 तक गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो 6 तक ले लिए। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं 3/2, तो 3/2 कहां पर होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आ रही बात समझ में? 3/2 1.5 यहां बीच में कहीं होगा, यह पॉइंट हो गया आपका किसका, 3/2 का। ठीक है, यह हो गया 3/2, तो 3/2 0 और 0 3, 0 3 का पॉइंट यहां है, तो इस दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट चेक कर लीजिए, तो 0 0 इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो 0 0 इसमें पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पर अपोजिट साइड सॉल्यूशन सेट होगा, अपोजिट साइड हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। इसी तरीके से यह 6 0 0 3, तो 6 0 का पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, 0 3 आपका यहीं पर है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचिए। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन सेट चेक कर लीजिए, तो इसका सॉल्यूशन सेट चेक करेंगे तो 0 0 इसमें भी डाल सकते हैं, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहां भी फॉल्स आ गया, तो इसके भी अपोजिट साइड में सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, अब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा था, तो x ग्रेटर देन 0 यहां है। ठीक है, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका फिजिबल रीजन क्या आ रहा है, तो फिजिबल रीजन आपका आ रहा है यह। ठीक है, यह है आपका फिजिबल रीजन, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, वाई एक्सिस के दाहिनी ओर रहेगा। तो यहां पर दो ही कॉर्नर पॉइंट आपका बन रहा है, यहां पर जो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है वह है ए, और यहां पर आपका बन रहा है, यहां पर आपका बन रहा है बी। ठीक है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन्हीं में से किसी दो पॉइंट पर आपका एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, तो निकाल लीजिए एक बार। वर्टेक्स वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6 0, और बी का कोऑर्डिनेट भी यहां दिख रहा है 0 3, तो ए हो गया 6 0,
और बी हो गया 0 3। 6 0 पर कितना आएगा वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, देखिए तो 6 0 पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर x प्लस 2y है, तो x की जगह 6 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो 6 आएगा z का वैल्यू। और इसी तरह से 0 3 पर, तो 0 3 पर देखिए तो x 0 हो जाएगा, y 3 है, तो 3 इंटू 2 6 आ गया, यानी दोनों जगहों पर वैल्यू आपको 6 आ गया। ठीक है, तो इसमें एक नई बात हमको सीखने को मिली, ठीक है, कि दो वर्टेक्स पर सेम वैल्यू आ सकता है। तो जिस भी केस में स्टूडेंट्स दो वर्टेक्स पर सेम वैल्यू आए, ठीक है, यहां पर मिनिमाइज करना है हमको, तो मिनिमम वैल्यू हमारा दोनों जगहों पर आ रहा है, बी पर भी आ रहा है और ए पर भी आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ बी और ए पर ही नहीं आएगा, ए और बी के बीच जितना भी पॉइंट होगा उस सब पर हमको यही वैल्यू आएगा 6। तो फिजिबल रीजन के दो कॉर्नर पॉइंट पर अगर सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है, सेम मैक्सिमम वैल्यू आ जाए या सेम मिनिमम वैल्यू आ जाए, तो वह पूरे लाइन पर एग्जिस्ट करता है। इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर आपको यही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में हम आंसर देते हैं कि जैसे हम मिनिमाइज करना है, तो उस केस में हम आंसर देंगे कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट बिटवीन ए एंड बी व्हिच इज 6। लेकिन यहां तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। ये ऐसा आपका फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड हो उसमें भी हो सकता है। फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है और बाउंडेड फिजिबल रीजन के भी दो वर्टेक्स पर आपको सेम वैल्यू आ गया, तो उस दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के प्रत्येक पॉइंट पर आपको वही वैल्यू आएगा। तो उस केस में हम आंसर देंगे कि जैसे मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑन ए बी। उसी तरह से यहां मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स ईच पॉइंट बिटवीन 6 0 एंड 0 3। लेकिन चूंकि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि यह जो मिनिमम वैल्यू आया है यही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम वैल्यू हमको आया है, ठीक है, उसके साथ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उसका हम इन इक्वेशन बनाएंगे। तो उसका अगर हम इन इक्वेशन बनाएंगे तो यही बना लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उसका मिनिमम वैल्यू के साथ बनाना है। तो मिनिमम वैल्यू के साथ लेस देन की इनइक्वालिटी बनती है, यानी लेस देन 6 बनेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इक्वेशन लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यह देख लीजिए कि x एक्सिस y एक्सिस को कहां काटता है, तो y 0 पुट करेंगे तो x आएगा 6, यानी 6 0 पर x एक्सिस को, और उसी तरह से x 0 पुट करेंगे तो y आएगा 3, यानी 0 3 पर y एक्सिस को। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने चले तो ग्राफ इसका जो है ए बी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि लेस देन की इनइक्वालिटी है इसलिए इसका ग्राफ डॉटेड लाइन होगा। मतलब आपको पता है कि लाइन पर का जो पॉइंट है वह इसके सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो लाइन का जो पॉइंट होता है वह सॉल्यूशन सेट में नहीं आता है। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन सेट पहले चेक किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन सेट चेक करने के लिए 0 0 इस पर लाई नहीं कर रहा है, तो 0 0 अगर पुट करेंगे तो 0 लेस देन 6 आएगा। 0 लेस देन 6 का मतलब है कि यहां पर जो इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट हम डॉटेड लाइन खींचे हैं उसके इधर सॉल्यूशन सेट होगा। ट्रू आने पर सेम साइड सॉल्यूशन सेट होता है, तो इस साइड सॉल्यूशन सेट आएगा, ठीक है। तो चूंकि डॉटेड लाइन के केस में लाइन का पॉइंट सॉल्यूशन सेट में नहीं होता है, मतलब इस लाइन के इधर सॉल्यूशन सेट है किसका, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उसका मिनिमम वैल्यू के साथ सॉल्यूशन सेट क्या है, इस लाइन के इधर है। जबकि आपका जो फिजिबल रीजन है वह इस लाइन के साथ लाइन के इधर है। तो आप सोच पा रहे हैं कि अब की बार हमको कोई भी कॉमन रीजन नहीं आया, सॉल्यूशन में कोई भी फिजिबल रीजन और
इस लीनियर एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू के साथ इनइक्वालिटी बना है उसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया। तो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया, इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वह मिनिमम वैल्यू होगा क्या, तो जो पहले से मिनिमम वैल्यू आया है वही होगा। तो चूंकि पहले से मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट ए और बी पर सेम है, तो इस केस में हम आंसर क्या लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट, exist at each point of AB, which is 6। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, और ए से लेकर बी तक प्रत्येक पॉइंट पर वह एग्जिस्ट करेगा, प्रत्येक पॉइंट पर सेम ही वैल्यू आएगा हमको, दैट इज 6। तो यह नया सिचुएशन आपने सीखा। आइए स्टूडेंट्स एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। जितना क्वेश्चन देखेंगे उतना आइडिया लगेगा सिचुएशंस का। तो यहां कह रहा है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं, फिर देखेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेगा। वी हैव एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, देन टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लीजिए। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1। देख लीजिए ये एक्स एक्सिस को कहां काटता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो एक्स वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स -1 आएगा, मीन्स -1 0 पर एक्स एक्सिस को काटेगा, और अगर एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई 1 आएगा, मीन्स 0 1 पर वाई एक्सिस को काटेगा। इसी तरह से दूसरा हमारा है इन इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई। तो यह होमोजीनियस इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो होमोजीनियस इक्वेशन के केस में हम क्या करते हैं, तो होमोजीनियस इक्वेशन के केस में ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको अलग से वैल्यू लेना पड़ेगा। सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां काटेगा इससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को काटा है ओरिजिन पर। एक्स 0 पुट कीजिएगा तो वाई 0 आएगा, वाई 0 पुट कीजिएगा तो एक्स 0 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां एक्स वाई, ठीक है, एक्स का वैल्यू एक रख लेते हैं। अगर एक्स का वैल्यू रखते हैं -1 तो वाई आएगा -1, एक्स रखेंगे 0 तो वाई भी आएगा 0, एक्स रखेंगे 1 तो वाई भी आएगा 1। तो अब इससे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यह -1 0 और 0 1 से पास कर रहा है, तो पॉइंट प्लॉट कर लीजिए 1 2, एक और प्लॉट कर लीजिए 3, इधर भी -1 -2 1 2 3 -1 -2। ठीक है, यह आपका 0 0 है। तो पहला जो आपका लाइन है ये पास कर रहा है -1 0 और 0 1 से, तो -1 0 का यह पॉइंट है, 0 1 का यह पॉइंट है, तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचना होगा।
ये हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा कर लिया जाए। सॉरी, ये सीधा होना नहीं चाह रहा है। चलिए यहीं तक रहने दीजिए। इसका सॉल्यूशन सेट चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट यह 0 0 से पास नहीं कर रहा है, तो 0 इन इक्वेशन में रखते हैं। तो 0 लेस देन इक्वल टू -1 यानी फॉल्स आ गया। तो फॉल्स आ गया तो सॉल्यूशन इसका इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद है जो वह है -1 -1 0 0 1 1। ठीक है, तो इसको मिलाते हुए अगर हम लाइन खींचेंगे, -1 का पॉइंट कहीं यहां होगा, 0 0 यहां है और 1 1 यहां होगा कहीं। तो इसको मिलाते हुए अगर हम लाइन खींचेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स कैसा आएगा लाइन। तो -1 का पॉइंट यहां कहीं आएगा, -1 0 0 और 1 1 का पॉइंट यहां आएगा। तो इसको मिलाते हुए अगर लाइन खींचेंगे तो ये लाइन बिल्कुल पैरेलल आएगा। ठीक है, पैरेलल आएगा स्टूडेंट्स। इसको एक और तरीके से आप जांच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां ग्राफ पेपर पर नहीं बनाया गया है, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको सीधा पता चलेगा। लेकिन यहां आपको अगर किसी को कंफ्यूजन होगी, हो सकता है कि लाइन जाके आगे इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो इसके लिए इसका स्लोप आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्लोप आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? तो इसका कोऑर्डिनेट है 0 1 और इसका है -1 0। ठीक है, तो इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1 यानी 1 - 0 बाई x2 - x1 यानी 0 -1 यानी 0 + 1 यानी स्लोप कितना आ जाएगा? 1। और इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो यह किस किस पॉइंट से पास कर रहा है? ठीक है, तो यह पॉइंट है 1 0 का और यह है 0 0। ठीक है, यह है 1 0 का और यह पॉइंट है 0 0 का। तो सॉरी, यह पॉइंट है 1 1 का, यह पॉइंट है 1 1 का, यह पॉइंट यहां 1 1 का पॉइंट है। तो यहां भी अगर आप स्लोप निकालेंगे तो 1 माइनस यह पॉइंट है 0 0, तो 1 - 0 y2 - y1 1 - 0 बाई x2 - x1 1 - 0 यानी इसका भी स्लोप है 1। तो दोनों का स्लोप चूंकि इक्वल है इसलिए दोनों लाइन पैरेलल है। इसका सॉल्यूशन सेट तो इधर बता रहा है। अब इसका सॉल्यूशन सेट अगर हमको चेक करना है तो इसके सॉल्यूशन सेट के लिए तो चूंकि 0 0 से पास कर रहा है तो वह पॉइंट चुनना होगा जो इस पर लाई नहीं करे। तो हम इधर का यह पॉइंट चुन लेते हैं 1 0। तो 1 0 अगर इस इन इक्वेशन में रखेंगे, x की जगह 1 और y की जगह 0, तो -1 लेस देन इक्वल टू 0 यानी क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो ट्रू आ रहा है तो इस केस में इसका सॉल्यूशन सेट इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि इसका सॉल्यूशन सेट इधर है, इसका सॉल्यूशन सेट इधर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्स इसके दाहिनी ओर। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई कॉमन रीजन बनता हुआ दिख रहा है? यह रीजन है, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। यह बीच का जो रीजन है इस दोनों को सेटिस्फाई तो करेगा लेकिन इसको और इसको नहीं करेगा। यह जो रीजन है इस रीजन में क्या है कि इसको और इसको सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस फिगर के अंदर क्या हुआ? कोई फिजिबल रीजन ही फॉर्म नहीं हुआ। तो अगर फिजिबल रीजन ही फॉर्म नहीं होगा तो उस केस में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो मैक्सिमम वैल्यू।
नो मैक्सिमम वैल्यू। कोई पूछेगा कि क्यों मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि सिंस देयर इज नो फिजिबल रीजन। ठीक है, कोई भी फिजिबल रीजन इसके अंदर फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए इस केस में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगा ही नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यह नया सिचुएशन एक आ गया कि फिजिबल रीजन नहीं भी फॉर्म हो सकता है। हमने पीछे बात की थी फिजिबल रीजन के बाउंडेड होने की, फिजिबल रीजन के अनबाउंडेड होने की, लेकिन फिजिबल रीजन नहीं फॉर्म होगा ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन इस एग्जांपल में आपको क्या दिखा कि कोई फिजिबल रीजन फॉर्म नहीं हुआ है। तो जब फिजिबल रीजन फॉर्म नहीं होगा तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करने की कोई बात ही नहीं होगी। आइए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या सिचुएशन है। इसमें कह रहा है कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालना है अगर, तो पहले तो वही काम करना होगा कि इसका हम फिजिबल रीजन फाइंड करें, फिर देखें कि क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम वैल्यू है। तो शुरुआत करिए, आपके पास इनइक्वलिटी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 120। देख लीजिए एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, तो y जीरो पुट करेंगे तो x आएगा 120, यानी 120 जीरो पर एक्स एक्सिस को काटेगा, और x जीरो पुट करेंगे तो y आएगा 60, यानी 0 60 पर y एक्सिस को काटेगा। तो अब दूसरा लीजिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए कि x एक्सिस को कहां काटेगा, तो y जीरो पुट करेंगे तो x 60, मतलब 60 जीरो पर x एक्सिस को, और 0 60 पर y एक्सिस को काटेगा। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वाई एक्सिस थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा करके देखते हैं। कई बार सीधा तो होता नहीं रहता है जल्दी, लेकिन करके देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। चलिए कुछ सीधा हुआ, वाई वाई डैश, इसमें 60 का मल्टीपल आया, सॉरी 60 है और 120 है, तो 20 का मल्टीपल ले सकते हैं, या आप 60 का भी ले सकते हैं, 60 में भी दिक्कत नहीं है। 120 जीरो है, 0 60 और 60 60 है, तो 20 का ही मल्टीपल लीजिए। 20 40 60 80 100 120, 20 40 60 80 100 120। वन ट्वेंटी, ठीक है। अब पहला है 120 0 0 60, 120 0 और 0 60, इसको मिलाते हुए लाइन खींचिए। ठीक है, सॉल्यूशन सेट चेक कर लीजिए। 0 0 इस पर लाई नहीं कर रहा है, तो 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 120, यानी ट्रू आया। तो ट्रू आने पर क्या होता है, सेम साइड सॉल्यूशन सेट, तो सेम साइड सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो दूसरा है 0 60 60 0 एंड 0 60, तो 60 0 का यह है, 0 60 का यह है, तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचिए।
ये हो गया। इसका भी सॉल्यूशन सेट चेक कर लेते हैं। तो 0 0 इस पर भी लाई नहीं करता है, तो 0 0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 0 0 से चेक करते हैं, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 यानी फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पर अपोजिट साइड सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो इधर की तरफ इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें फिजिबल रीजन बनता हुआ दिख रहा है हमको। फिजिबल रीजन इसमें कौन सा आएगा? तो फिजिबल रीजन हमारा आएगा यह। ठीक है, यह हमारा फिजिबल रीजन हो गया। अब फिजिबल रीजन पता हो गया। फिजिबल रीजन चूंकि बाउंडेड आया है, ठीक है, तो बाउंडेड फिजिबल रीजन आने पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता है तो या तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो वर्टेक्स हमारा क्या क्या बना? तो ए बी और यहां सी, सबका कोऑर्डिनेट भी पता है। 120 0 0 60 और यहां है 60 0। ठीक है, प्रत्येक वर्टेक्स पर निकालिए जेड का वैल्यू। वर्टेक्स वैल्यू ऑफ जेड। वर्टेक्स है, नाम दिया हुआ है ए वर्टेक्स है 60 0, बी वर्टेक्स है 120 0 और सी वर्टेक्स है 0 60। ठीक है, प्रत्येक वर्टेक्स पर जेड का वैल्यू निकालना है। तो प्रत्येक वर्टेक्स पर जेड का वैल्यू निकालना है, तो 60 0 पर देख लीजिए कितना हो जाएगा। 60 0 तो 300 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 120 0 पर, तो 120 और 0 पर आ जाएगा 600 और 0 60 पर देखिए, तो 0 60 पर भी आपको आएगा 600। ठीक है, तो यहां भी स्टूडेंट दो वर्टेक्स के ऊपर सेम वैल्यू आ गया 600। बी के ऊपर भी 600, सी के ऊपर भी 600। तो इसका मतलब है कि बी पर भी 600 आया है और सी पर भी 600 आया है, और 600 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि 300 हमारा क्या है? मिनिमम वैल्यू है। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इज 600। ठीक है, एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, पीछे ही हमारी बात हुई थी कि दो वर्टेक्स पर अगर सेम वैल्यू आता है, सेम वैल्यू मैक्सिमम आए या फिर मिनिमम आए, तो उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले प्रत्येक पॉइंट पर वही वैल्यू आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 600 एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ बीसी। और मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? तो 300 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू भी इस केस में हमको मिला, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 300। ठीक है, कहां पर मिलेगा? तो एट ए 60 0, एट ए। तो सिचुएशन में काफी वेरिएशन हमने देखा, सिचुएशन के साथ भी हमने कुछ कुछ नया सीखा। जैसे दो बात नई जरूर हम लोगों ने सीखी है एग्जाम्पल के हेल्प से, कि अगर दो वर्टेक्स के ऊपर सेम वैल्यू आ जाता है, चाहे वह मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उस केस में पूरे लाइन सेगमेंट पर वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज कि फिजिबल रीजन अगर हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बनता ही नहीं है, कोई भी कॉमन रीजन अगर नहीं बनता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर,
तो उस केस में मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसके बाद एक बार फिर से जो बात हमने आपके साथ की थी रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आप नोट भी कर लीजिएगा यहां से। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ऑप्टिमल वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या क्या आपके साथ डिस्कस किया। तो सबसे पहला कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है, ठीक है, फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो उसमें ऑप्टिमल वैल्यू कहां मिलेगा, वर्टेक्स पर मिलेगा। ठीक है, फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तो ऑप्टिमल वैल्यू वर्टेक्स पर मिलेगा। लेकिन इसमें एक नया चीज आ गया कि अगर दो वर्टेक्स पर सेम ऑप्टिमल वैल्यू मिल रहा है तो उस दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के प्रत्येक पॉइंट पर हमको वही ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा। तो कहा कि लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आर अगर फिजिबल रीजन है, आर फॉर रीजन है, आर अगर फिजिबल रीजन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, एंड जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इफ आर इज बाउंडेड। आर अगर क्या है, बाउंडेड है, फिजिबल रीजन बाउंडेड है, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड हैज बोथ ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू ऑन आर। ठीक है, फिजिबल रीजन में आपको दोनों वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगा और मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, एंड ईच ऑफ दीज अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट ऑफ आर। ठीक है, और जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा वह क्या होगा, बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको मिलेगा, वर्टिसेज पर मिलेगा। तो इसकी बात हमारी आपके साथ हो चुकी है, तो यह आप समझ गए। दूसरा कहता है कि अगर आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड नहीं है, इफ आर इज अनबाउंडेड देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर फिजिबल रीजन क्या है, अनबाउंडेड है, तो उस केस में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकता है एग्जिस्ट करे भी या फिर एग्जिस्ट नहीं भी करे। इफ आर इज अनबाउंडेड देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। However, if it exists, it must occur at corner point of R। ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो वह अनबाउंडेड रीजन में भी जो कॉर्नर पॉइंट फॉर्म होता है वहीं पर होगा। लेकिन इसका भी डिक्लेरेशन हम कब करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमको मिल रहा है, तो उसके लिए पहले हम जांचते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यह आंसर बताते हैं, या कहते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन केस ऑफ अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए कहा कि लेट कैपिटल एम and a small m be the maximum or minimum value of z is equal to ax plus by। अगर z is equal to ax plus by ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, तो कैपिटल m अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल m इसका मिनिमम वैल्यू है एट कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, एट कॉर्नर पॉइंट्स, देन m इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो कॉर्नर पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू आया है m, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस by ग्रेटर देन m। ठीक है, क्या हमने कहा था कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो आप प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर पहले वैल्यू निकालिए। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है जिस कॉर्नर पर, मान लीजिए कि वह m है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है, ax प्लस by यहां था, तो इसी के साथ ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी बनानी होती है मैक्सिमम वैल्यू के साथ। वही कहा कि इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस by ग्रेटर देन m हैज नो पॉइंट इन कॉमन विथ फिजिबल रीजन। मतलब इस इनइक्वेशन और फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है तो उस केस में आपका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और वह क्या होगा, m होगा। अदरवाइज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और
कोई भी पॉइंट अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब कि z का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपको m मिनिमम वैल्यू मिलता है किसी वर्टेक्स पर, ठीक है, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, ठीक है, उसमें z का हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। फिजिबल रीजन जब अनबाउंडेड होता है तो हमको या तो मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका मिनिमम वैल्यू है m, ठीक है, सिमिलरली m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई ax प्लस by लेस देन m। इसमें क्या करना है कि ax प्लस by के साथ लेस देन m की इनइक्वालिटी बनानी है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू के केस में लेस देन की और मैक्सिमम वैल्यू के केस में ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी बनाते हैं। तो कहा कि m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई ax प्लस by लेस देन m हैज नो पॉइंट इन कॉमन विथ द फिजिबल रीजन, ठीक है। मिनिमम वैल्यू m तब मिलेगा जब इस इनइक्वालिटी का ओपन हाफ प्लेन, ठीक है, और फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा और वह मिनिमम वैल्यू क्या होगा, m होगा। अदरवाइज z हैज नो मिनिमम वैल्यू। तो वही बात लिखा है जो हमने आपसे कहा था। एक बार फिर इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा। तीसरा कहता है कि द मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है, इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स प्रोड्यूसेस द सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन every point on the line segment joining these points will also give the same maximum or minimum value, ठीक है। क्या कहा कि if two corner points produces the same maximum or minimum value of objective function, फिजिबल रीजन के दो कॉर्नर पॉइंट पर अगर आपको सेम वैल्यू मिलता है then every point on the line segment joining these points will also give the same maximum or minimum value। यह बात भी हमने आपसे किया था, ठीक है, कि फिजिबल रीजन के दो कॉर्नर पॉइंट पर अगर आपको सेम वैल्यू मिल जाता है तो उस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के प्रत्येक पॉइंट पर भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगा। और एक बात यहां नहीं लिखा हुआ है, वह भी आप याद रखिएगा कि अगर फिजिबल रीजन फॉर्म ही नहीं होगा तो उस केस में भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या क्या मेथड्स हैं इसको सीख चुके। अब इसमें जो बचा है वह सिर्फ सिचुएशंस को संभालना है, मतलब सिचुएशन को पढ़कर लीनियर इनइक्वेशंस किस तरह से बनेगा इसके ऊपर अब हमको फोकस करना है, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशंस जब बन जाएगा तो उसके बाद जो उसमें ऑब्जेक्टिव है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, उसका सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीखने के लिए आपके पास सफिशिएंट होता है कि आप एनसीईआरटी की बुक बना लें। एनसीईआरटी की बुक में जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स दिया हुआ है वह सफिशिएंट है बोर्ड पर्पस के लिए, और यह टॉपिक मुख्य रूप से बोर्ड में ही पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ है इसके साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक में 12 नंबर चैप्टर है या, ठीक है, उसमें 12.1 आपको सॉल्व कर लेना है। 12.2 और 12.3 में सिर्फ सिचुएशंस दिया हुआ है, उन सिचुएशंस को पढ़ना है, इनइक्वेशन बनाना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो एक लेक्चर और हम लोग इसमें इसका हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग सिर्फ सिचुएशन को पढ़कर इनइक्वेशन बनाने के ऊपर फोकस करेंगे। मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वह आप सीख चुके हैं। अब तो आप निश्चित रूप से एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 12.1 बना लेंगे अगला लेक्चर देखने से पहले। वह अगर आपका कंप्लीट हो गया तो अब सिर्फ हम प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही हमारा एलपीपी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमको उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।